हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकृष्ण पनिका पढ़े चलो बढ़े चलो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के गणित का प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 5 का हल देखेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा है हमारा प्रश्न क्रमांक 5 कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो आइए हम सबसे पहले अपने पिछले सवाल की तरह हम इस प्रश्न को भी रफ्तार के द्वारा प्रैक्टिकली समझते हैं कि वास्तव में हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन को इन तीनों रूपों में से किसी एक रूप में दिखा सकते हैं कि नहीं। तो वैसे तो हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को इन तीनों में से किसी न किसी एक रूप में हम दिखा सकते हैं या दर्शा सकते हैं। तो आइए हम कुछ उदाहरण लेकर के और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए 2 ले लिया। अब हम इस प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, इस धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे। तो इसका घन हो जाएगा, इस 2 की घात 3 का मतलब है इसे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो इसका घन हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8। तो इस धनात्मक पूर्णांक 2 का घन क्या हुआ, 8। अब हम इसी धनात्मक पूर्णांक के घन को अर्थात कि इस 8 को देखेंगे कि हम किस रूप में दर्शा सकते हैं, 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप में, ठीक ना। तो देख लेते हैं कि हम किस रूप में इसे दर्शा पाते हैं। तो जब हम इसे इस रूप में बनाने की कोशिश करेंगे तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 0 प्लस 8। हम इस 8 को इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। क्यों, समझ में आया ये? आप इस 8 को ऐसे लिख सकते हैं कि क्या है, 8 ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 9 0 0 प्लस 8 अर्थात कि 0 में 8 जोड़ोगे तो 8 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो आगे हम इसे लिख सकते हैं 9 और इस 0 को हम m मान सकते हैं, फिर प्लस 8, ठीक ना। तो आपने यहाँ पे देखा कि धनात्मक पूर्णांक 2 के घन को हम 9m+8 के रूप में दर्शा दिए हैं, ठीक ना। तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन को किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन को हम या तो 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप में दर्शा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, या कहें कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का होता है। क्यों? क्योंकि हम उसको इस रूप में बना सकते हैं। आपने यहाँ पे देखा, जैसे हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं एक धनात्मक पूर्णांक 3, फिर इसका हम क्या करेंगे, घन। तो 3 का घन हो जाएगा, इसको आप 3 बार लिख सकते हो, 3 3 9 9 त्रिक 27। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 का घन क्या है, 27। अब हम इस घन को क्या करेंगे, इस रूप में बनाएंगे। तो इस 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 3, ठीक ना, 9 गुणे 3। अब आगे हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 9 गुणे 3 किए हैं तो ये 27 ही है ना। तो इसे हम आगे लिख सकते हैं 9 और इस 3 को m मान लेंगे तो ये हो जाएगा 9m के रूप में। तो आपने यहाँ पे देखा कि एक धनात्मक पूर्णांक 3 के घन को हमने 9m के रूप में लिख दिया, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि हम इस 3 को 9m+8 के रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। जैसे सभी धनात्मक पूर्णांक में हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन को या तो 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप में लिख सकते हैं, है ना। इनमें से किसी भी रूप में हम लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम एक ही धनात्मक पूर्णांक को इन तीनों रूप में लिख सकें, है ना। लेकिन हाँ, इन तीनों में से किसी न किसी एक रूप में हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक लेते हैं कि जिसके घन को हम 9m+1 के रूप में लिख सकें। तो अभी तो आपने देखा कि किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को हम
9m+8 या 9m के रूप में लिख सकते हैं, या फिर कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन इन रूपों में होता है, 9m+8 और 9m के रूप में। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 के रूप में होता है कि नहीं। तो इसके लिए मान लीजिए कि हमने एक धनात्मक पूर्णांक लिया 4। अब हम इसका क्या करेंगे, घन करेंगे। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 × 4 × 4 करने से 4 चौको 16, 16 चौको 64। अब हम इस 64 को 9m+1 के रूप में बनाएंगे। तो हम इस 64 को लिख सकते हैं आगे यहाँ पे 9 × 7 + 1, 9 सत्ते 63 + 1 64 हो जाएगा, ठीक ना। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसे अब आगे क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस 9 को लिखा रहने देंगे और इस 7 को हम m मान लेंगे और +1 है तो उसको लिख देंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि हम कोई धनात्मक पूर्णांक के घन को हम 9m+8 के रूप में भी दिखा सकते हैं, ठीक ना। तो आपने तो यहाँ भी प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझा है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट धनात्मक पूर्णांक लेकर के इनको समझ चुका है। लेकिन अब हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान करके हम इनको दर्शाएंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें वो धनात्मक पूर्णांक नहीं दिया है। यहाँ पे केवल लिखा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का होता है। तो हम वहाँ पे धनात्मक पूर्णांक a मान करके हम यहाँ पे दिखा देंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप में होता है, ठीक ना। लेकिन आप एक बात और ध्यान दीजिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम प्रश्न को हल करते हैं तो धनात्मक पूर्णांक तो a मानते हैं, लेकिन जो b बराबर मानते हैं वो यहाँ पे जो गुणांक होता है उसे देख करके मानते हैं। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि b बराबर हम 9 मानेंगे इस प्रश्न में, ठीक ना। क्या आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम इस प्रश्न में b बराबर 9 मानेंगे। ये आपकी सोच बिल्कुल सही है, आप b बराबर 9 मान सकते हो। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जब आप b बराबर 9 मान लेंगे तो a को आप क्या करेंगे, b से भाग देंगे, अर्थात कि 9 से भाग देंगे। तो आपको कोई भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होगा। और ये भी आप जानते हो कि ये जो r होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या फिर बराबर होता है, और यही r इस भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे आप यदि इस स्थिति को समझते हुए भी b बराबर 9 ले लिया तो आपको जो r का मान मिलेगा वो 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक हो सकता है, ठीक ना। तो जब आप इन मानों को, जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये तो कर लोगे, और यहाँ से आपको a बराबर मिलेगा 9q + r, और इस r के जगह पे जब आप इन मानों को रखोगे और हर मान को स्थिति मान करके इस रूप में दर्शाओगे तो हो सकता है कि ये 3-4 पेज में इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो सके, है ना। तो इतना लंबा तो पेपर में आएगा भी नहीं, अगर आया भी तो आप तो एक ही प्रश्न का आंसर देते रह जाएंगे, है ना, पूरे 2 घंटे। तो इसलिए हम b बराबर 9 ना ले करके हम क्या करेंगे, b बराबर 3 ले लेंगे, क्योंकि हम इसे b बराबर 3 लेकर भी प्रूव कर सकते हैं। जैसा मान लो कि यदि आपको एक गड्ढा खोदना है, जब आप इस गड्ढे को फावड़ा से ही खोद सकते हैं तो फिर जेसीबी मंगाने से क्या फ़ायदा है, ठीक ना। तो आप इस बात को समझते हुए आप b बराबर 3 लीजिए और इसको हल कीजिए। तो आइए हम b बराबर 3 ले करके और धनात्मक पूर्णांक a मान करके हम इसे इस रूप में दर्शाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न की हल की शुरुआत अपने पिछले प्रश्न क्रमांक 4 की तरह ही हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे जैसा कि हमने प्रश्न क्रमांक 4 में किया था। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रश्न बोला है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब हमें वो धनात्मक पूर्णांक नहीं मालूम है, इसलिए हम यहाँ पे a मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना a एक
धनात्मक पूर्णांक है और जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले b के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो यहाँ पे हम b बराबर 3 लेंगे, 9 नहीं लेंगे, क्योंकि 9 लेंगे तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन 2-3 पेज में हो पाएगा। तो इसलिए हम b बराबर क्या लेंगे, 3। ठीक ना। अब क्या करते हैं अब हम a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। यहाँ तक आप देख रहे होंगे हमने पिछले प्रश्न में भी किया था। तो अब हम a और b के लिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अर्थात कि भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो a को हम b से भाग देंगे और b बराबर 3 है, इसलिए हम इसे 3 से भाग देंगे। तो हमें कोई भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम a को लिख सकते हैं a बराबर 3q प्लस r, क्योंकि आप जानते हो कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और यहाँ पे आप r क्या क्या हो सकता है आपको मालूम हो गया होगा। तो आप जानते हैं कि r जो है 0 से बड़ा या बराबर होता है और भाजक से छोटा होता है। क्या, भाजक से छोटा होता है ये r, इसलिए यहाँ पे r का जो मान है तो 0, 1 और 2 हो सकता है। ठीक ना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बढ़िया से बना करके। तो आगे हम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r, जहाँ आपने अभी देखा कि ये जो शेषफल r है वो 0, 1 या 2 हो सकता है। अब इसलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब हम इन मानों को, इस शेषफल के मानों को इस r के जगह पे रखेंगे तो ये जो a है किस किस रूप में प्राप्त होगा ये यहाँ पे देखते जाइएगा। तो इसलिए a जो है ये संख्याओं 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने a को धनात्मक पूर्णांक माना था, फिर यहाँ पे हमने प्राप्त किया कि a जो है ये a ही इस रूप में हो गया। ठीक ना, या फिर होगा। तो जब हम a को धनात्मक पूर्णांक बोल रहे हैं और यही a इस रूप में हो गया तो हम इनको भी धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। अब हमारा प्रश्न कहता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप में होता है, ये हमको दर्शाना है। तो ये हुआ धनात्मक पूर्णांक। अब हम इन्हीं का घन करेंगे, फिर इस रूप में बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हम इन सभी धनात्मक पूर्णांकों को अवस्था मान करके हल करेंगे। जैसे हम पहली अवस्था में इसको प्रूव करेंगे, इनमें से किसी एक रूप का, फिर दूसरी अवस्था में इसको और तीसरी अवस्था में इसको। ठीक है। तो आइए हम अब लिखते हैं अपनी पहली अवस्था में। ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अब पहली अवस्था में। तो इस पहली अवस्था में हम a के बराबर 3q एक बार लेंगे हम पहली अवस्था में। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि a बराबर 3q हो तो अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना है, इस धनात्मक पूर्णांक का घन करना है। इसलिए हम यहाँ पे इसका घन करेंगे। तो इसे लिखेंगे a³ अर्थात a की घात 3 बराबर, जब हम इसका घन किए हैं तो इसका भी हमें करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 3 का घन हो जाएगा, 3 का 9 त्रिक 27, और q को हम लिख सकते हैं q का घन।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इस 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3q का घन, ठीक ना। अब आगे हम इसे लिख सकते हैं, इस 9 को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे और इस 3q का घन को हम क्या करेंगे, यम मान लेंगे, ठीक है। तो इसे हमने यम मान लिया। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि किसे हमने यम माना, जहाँ m बराबर 3q का घन, ठीक ना। तो आपने यहाँ पे देखा कि हम पहली अवस्था में इस धनात्मक पूर्णांक के घन को इस रूप में बना पाए हैं। किस रूप में, 9m के रूप में, ठीक ना। अब हम दूसरी अवस्था में इसको लेते हैं और देखते हैं कि हम इन तीनों स्थितियों में से, इन तीनों रूपों में से हम किस रूप में इस दूसरी स्थिति या फिर दूसरे धनात्मक पूर्णांक के घन को हम बना पाते हैं। तो आइए हम लेते हैं अब दूसरी अवस्था। तो दूसरी अवस्था में यदि a बराबर 3q प्लस 1 लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि a बराबर 3q प्लस 1 हो तो, ठीक ना। अब हम इसका घन करेंगे, तो यहाँ से a का घन करेंगे तो हमें इसका भी घन करना पड़ेगा। तो ये जाएगा 3q प्लस 1 का घन। अब आप जानते हो एक सूत्र होता है कि x प्लस y का होल क्यूब बराबर होता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy और इंटू x प्लस वाई। तो ये सूत्र आपको मालूम होगा, आपने पिछली कक्षा में इस सूत्र को पढ़ा है। तो इसी सूत्र से हम इसको खोलेंगे और आगे फिर हल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x के जगह पे यहाँ पे क्या है, 3q, और y के जगह पे 1 है, इसलिए हम यहाँ पे जो x है इसके स्थान पे हम 3q लिखेंगे। तो आइए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x का घन है, इसलिए हम यहाँ पे 3q का घन करेंगे, फिर सूत्र में प्लस है तो हम प्लस करेंगे। y के घन है इसलिए हम 1 का घन करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 3 है सूत्र का तो हम इसको लिखेंगे। x के जगह पे 3q लिखना है हमें, एड इंटू y के जगह पे 1 आ जाएगा, इसके बाद कोष्टक, फिर x के जगह पे हम 3q लिखेंगे, प्लस y है तो हम y के जगह पे 1 लिख देंगे। इस प्रकार से हम इस सूत्र के माध्यम से इस सवाल को ऐसे ही खोल सकते हैं, ठीक ना। आगे जब हम इसे हल करेंगे तो 3 का घन अर्थात कि इस कोष्टक को हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का 9 त्रिक 27 क्यूब का घन, फिर प्लस 1 का घन 1 ही होगा, इसके बाद ये प्लस तो प्लस, फिर इसके बाद हम इसको इंटू करेंगे, 3 का 9 1 कम 9, तो ये हो जाएगा 9 क्यूब, और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 3q प्लस 1, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या किया, इसको हमने कोष्टक खोला यहाँ पे, तो इसका घन था इसलिए हम 3 तिकाई 9 त्रिक 27 हो जाएगा 3 का घन, और q को हम q का घन लिख सकते हैं, फिर प्लस तो प्लस, फिर इस 1 का घन 1 ही होगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर हमने यहाँ पे गुणा कर दिया 3 तिकाई 9 और 9 1 कम 9, और इस q को लिख दिया और इसको हमने यहीं पे उतार दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम क्या करेंगे, इस 9q का इस कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे और फिर बाद में इस 1 को लिखेंगे। आप यहाँ पे देखते जाइए, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे हम इसको उतार देंगे, 27q का घन, इसको हमने उतार दिया। अब हम इस 1 को यहाँ पे ना लिख कर इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम इसको इंटू कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इस 9q का अंदर गुणा हो जाएगा तो 9 त्रिक 27, और q का q से गुणा होगा तो q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ समझ में आया, 9 त्रिक 27 और q का q से गुणा हुआ तो q स्क्वायर। अब इसी 9q का हम 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9q 1 कम 9q, ठीक है। फिर इस प्लस 1 को अब हम यहाँ लिख देंगे। इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों पदों से हम 9 कॉमन ले सकते हैं,
क्योंकि इन तीनों में से 9 कॉमन हो रहा है तो हम 9 को कॉमन ले लेंगे। अब हम इसी में इस 9 का भाग देंगे इन तीनों पदों में। तो जब हम इसमें 9 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3q का घन, प्लस यहाँ पे भी हम 27 में 9 का भाग देंगे तो 3 मिलेगा और ये हो जाएगा q स्क्वायर, प्लस जब हम इस 9 में 9 का भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, अर्थात कि हमारे पास q बस बचेगा और इस बाद में जो 1 है उसको लिख देंगे, ठीक ना। अब हम आगे अगला स्टेप में इस पूरे कोष्ठक वाले पद को हम m मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 9m और इसको हम लिख देंगे +1, ठीक ना। यहाँ पे बता दीजिए जहाँ m बराबर क्या है, m बराबर 3q का घन प्लस 3q स्क्वायर प्लस q है, ठीक ना। तो आपने यहाँ पे देखा दूसरी अवस्था में हम कुछ इस रूप में व्यक्त कर पाए हैं या दर्शा पाए हैं 9m + 1 के रूप में। अब हम लेते हैं अपनी तीसरी अवस्था और तीसरी अवस्था में हम a बराबर इसको लेकर के हल करेंगे। तो ये रहा हमारा तीसरी अवस्था। तो हम तीसरी अवस्था में यदि a बराबर 3q + 2 लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा, यदि a बराबर 3q + 2 हो तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a का घन करेंगे। तो जब हमने a का घन किया तो हम इसका भी घन करेंगे, अर्थात कि 3q + 2 का घन करेंगे। अब हम इसको इस सूत्र की सहायता से आगे हल कर देंगे। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि सूत्र में जहाँ x है और हमारे सवाल में वहाँ पे क्या है 3q, और जहाँ पे y है वहाँ पे क्या है 2। इसलिए हम क्या करेंगे, x के जगह पे 3q लिखेंगे और y की जगह पे 2 लिखेंगे। तो आइए कर देते हैं। तो यहाँ पे x की घात 3 है तो हम क्या करेंगे, 3q की घात 3 करेंगे। फिर सूत्र में आगे प्लस है तो हम भी प्लस करेंगे। फिर y की घात 3 है तो हम y की जगह पे 2 की घात 3 करेंगे। फिर प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे सूत्र का 3 है तो हम उसको लिखेंगे। फिर इसके बाद x है तो x के जगह पे हम 3q लिखेंगे। फिर इसके बाद y है सूत्र में तो हम y की जगह पे 2 लिखेंगे इंटू करके। फिर इसके बाद कोष्ठक, अब x के जगह पे हमको 3q लिखना है प्लस y के जगह पे हमें क्या लिखना है 2। तो इस प्रकार से हम सूत्र में मान रखेंगे। अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो हम इस कोष्ठक का घन करेंगे तो हमें मिलेगा 27q का घन प्लस 2 का घन करेंगे तो 8 हमें प्राप्त होगा। फिर है प्लस, अब हम इसको आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18q प्राप्त हो जाएगा। अब हम इस कोष्ठक को यहीं पे लिख देते हैं। तो अब हम आगे क्या करेंगे, अपने अगले स्टेप में इस 18q का इन कोष्ठक के अंदर जो पद हैं इनमें हम गुणा करेंगे, या कहें कि जो संख्याएं हैं उनमें हम गुणा करेंगे। तो आइए करते हैं। हम इसको यहीं पे उतार देते हैं, 27q का घन प्लस इस 8 को हम बाद में लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे गुणा करके लिख लेते हैं। तो 18 त्रिक 54q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब q का q से गुणा होगा तो q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि चर संख्याओं का जब गुणा किया जाता है तो घात जुड़ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले आचार पद का गुणा किए तो 18 त्रिक 54 आया। फिर जब हमने q का q से गुणा किए तो q स्क्वायर आया, ठीक है। अब हम इस 18q का 2 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 18 दूना 36q, ठीक है। अब हम इस 8 को जो छोड़े थे यहाँ पे आगे हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम इन पदों में से जो कॉमन होगा वो चीज़ हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे। फिर आप जानते हैं कि जिस चीज़ को हम कॉमन लिए रहते हैं उसे हम उन पदों में भाग देते हैं उसी से, अर्थात कि 9 से हम इन पदों में भाग देंगे। तो जब हम 27 में 9 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 3q का घन। फिर है प्लस, तो प्लस जब हम 54 में 9 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 6q स्क्वायर। फिर ये प्लस है तो प्लस जब हम 36 में 9 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4q, और ये जो 8 है उसको हम ऐसे लिख देंगे। अब हम अपने अगले स्टेप में
इस पूरे कोष्टक में जितने भी पद हैं उन सबको हम m मान लेंगे और 9 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, m मान लेंगे और जो 8 है उसको लिख देंगे। हम यहाँ पे बता देंगे कि जहाँ m बराबर, हमने इसको माना है m, तो हम यहीं पे m के बराबर लिख देंगे इन पदों को, 3q का घन प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो a है ये पहली स्थिति में या पहली अवस्था में 9m के रूप का है और दूसरी अवस्था में 9m प्लस 1 के रूप का है और तीसरी अवस्था में ये 9m प्लस 8 के रूप का है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो यहाँ पे हम अतः करके लिख देंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो अब हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स।